बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं मुमताज़ बिलानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो इंशाल्लाह दिलचस्प होगी। हमारे पुराने बहुत ही मोहसिन, बहुत ही बुज़ुर्ग हस्ती और तैफ के हर दिल अजीज़ शख्सियत डॉक्टर तारिक शेख साहब ने उन्होंने मदऊ किया है हमें मकामी होटल पे। तो इंशाल्लाह वहाँ जाते हैं। सुना है कि वहाँ हमारे पुराने कोई मज़ीद दोस्त भी हैं, जाके देखते हैं, मिलते हैं कौन कौन है, तो तैफ की यादें ताज़ा होंगी। इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए। हम जी माशाल्लाह दीवा रेस्टोरेंट के बाहर पहुँच गए, गाड़ी पार्क की है इधर, तो हम जा रहे हैं अंदर इंशाल्लाह। फिर बाकी जो दोस्तों से मिलते हैं डॉक्टर साहब को और मज़ीद वहाँ उनके साथ गपशप होती है। आप लोगों को आपको बताया था आज माशाल्लाह तबारकल्लाह डॉक्टर साहब ने हमारे एजाज़ में तकरीब रखी है। डॉक्टर साहब का एक वक्त गुजरा है तैफ में माशाल्लाह, बड़े दिलचस्प और बड़े मज़ा आया और बड़ा अच्छा उनके साथ प्रोग्राम होता था। तो माशाल्लाह बड़ा एंजॉय करते थे। के बाद काफ़ी अर्से के बाद यहाँ इधर भी मिली है, आना हुआ पिंडी में, तो उन्होंने माशाल्लाह महफिलों में आना जाना शुरू करो। हमारे लिए कोई बॉडी बिल्डर रेडी उसमें नहीं आओगे तो हम नहीं ढूंढेंगे। साथ में हारून साहब हैं, हाँ बर्नी साहब हैं, डॉक्टर चौधरी जवेद साहब हैं। ये हारून के बेटे हमजा हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि बॉडी बिल्डर हैं, सरदार इनको इसी के साइज की एक लड़की की तलाश। राजा कमाल साहब हैं, सरदार। अच्छा, तो आज फिर थोड़ी सी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब से थोड़ी गुफ्तगू भी करते हैं कि तैफ के लम्हात, वो दिन कैसे याद आते हैं। माशाल्लाह इन्होंने एक अच्छा वो किया हुआ है, यहाँ पे एक ग्रुप भी बनाया हुआ है जो तैफ से नहाई खरूज पे हैं, मुस्तकिल पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने माशाल्लाह एक अच्छा सा वो सेटअप किया हुआ है। शेख साहब ने पहचान लिया सारे माशाल्लाह तैफ के एक गुलदस्ता है माशाल्लाह, इनके साथ यादें खाने। माशाल्लाह मुबारक हो। ये कार्रवाई बड़े वाले भाई छोटे वाले? छोटा बड़ी तेज जा रही माशाल्लाह है। आपको पता हमारा खर्चे के सारे फैमिली वाले मिलाते ना, तो सुबह से लेके एक से 3 दिन में पूरा, यानी मैं तो स्लो खाता हूँ। अब मुझे पता चला बताने साहब बाद में आए मुलाकात ना हो, फिर मैं हुक्म जारी कर दिए, करो ना, खुदा कर दे। दूसरे दिन मैंने बताने साहब को कहा कि आप ये ऐसा करें कि 2 बजे कल हाथ उठा हुआ आएगा। आप यकीन करें हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मैं इतना बिजी हो गया कि शेख साहब की मुझे कॉल भी आई, तो इन्होंने कोई बात करनी थी, तो मैं वो कॉल अटेंड करके इनको इनवाइट नहीं कर मेरे पास। फिर एग्जैक्ट 2 बजे, मेरे 3 बज जाते हैं, तो मैं 2 बजे में होता, तो आपने किए करता है, मैं यार मैं आ रहा हूँ। अब इसलिए फिर वो कोई महफिल जो है ना, लेकिन मिस किया आप कल भी होते थे, जब महफिल सजाया करते थे आप, तो नारा भी लगाते थे। नारे लगाते थे? अच्छा, नारा क्या? मुस्तफा की बात कर रहे हो? जियो भुट्टू वाला या मुस्तफा के कोठे पे तो बहुत कुछ होता था। याद है कोठे पे सर? नहीं, मुस्तफा के कोठे पे तो बहुत कुछ होता था। और एक दफा खालिद काजी साहब भी आए थे, याद है ना आपको? उन्होंने दावत की, तो खालिद काजी की उन्होंने छत पे दावत। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि इस तरह का बड़ा एहतमाम, माशाल्लाह ये भी एहतमाम करने में राजा रियाज से कम नहीं है। तो वो मुझे नहीं एहसास था कि यार इतना बड़ा इससे इंतज़ाम वगैरह किया होगा माशाल्लाह। और क्योंकि मुझे तो ये था कि इसका घर है नीचे है, इतने लोग कहाँ से होंगे, तो उससे छत पे अरेंज किया हो बाकायदा जनाब दरियाँ और कारपेट्स, और ऊपर सर्दियों का ज़माना था
बड़ा तंबू वगैरह और ये वो सारा हीटर शीटर और खाने का इंतजाम बड़ा जमा किया हुआ है। तो मैंने अच्छा मैंने वो जब बैठे हुए थे नीचे इसके घर में और ऊपर सीढ़ियाँ तकरीबन 17-18 सीढ़ियाँ थे, अभी तक याद है मुझे। लिफ्ट भी थी शायद। और लिफ्ट तो बेसमेंट से शुरू होती, जब खराब थी बीच में फंस जाता था बंदा। तो वो ऊपर जाने तक मैंने उसको कहा यार तुम सब ठीक ठाक इंतजाम किए हो गए, तो इसको हम क्यों ना एक यादगार महफिल बना दें, बाकायदा एक प्रोग्राम की शक्ल देकर। तो बस वो मेरे 4 मिनट का फासला था ऊपर पहुंचने में, तो मैंने जहन में प्रोग्राम तरतीब दे दिया, मेरा ये तरतीब तो बन गया। अब जनाब अली वो बाकायदा उसी हिसाब से कोई बंदे बैठ भी गए। मैंने उसको कहा यार सिर्फ ये बंदे यहाँ खाना पीना है, तो उसके अलावा क्या करना, न्यू गिफ्ट भी है खालिद का, मतलब ले, तो तब काम मुकम्मल हो गया। मैंने दाएं जहाँ कारी जाकिर को बिठा लिया, बाएं जाने पे 1-2 छोटे छोटे फनकार और बिठा लिए। कारी जाकिर की भी बड़ी क्वालिटी है कि वो तलावत से शुरू करता है और आखिर तक जाता है, दरमियान में छोड़ता नहीं है। तो वो मैंने कहा यार इसको तरतीब को, प्रोग्राम को तरतीब दे लेते हैं। तो कारी जाकिर को मैंने कहा तैयार किया, जैसे मेरा इशारा मिले तुमने वो करनी है तिलावत कलाम पाक इंशाल्लाह। उसके बाद दवा प्रोग्राम हो जाएगा और उसके बाद दाएं से हम शुरू करेंगे कि भाई आपका क्या हुआ खालिद के बाजी कारी के बारे में, आपका वो महफिल बन गई जनाब। तो मेरे पास जो माइक आया पहले, तो मैं तो मौका ढूंढता हूँ माइक आने का। वो जैसे मेरे पास माइक आया तो मैंने बोला जी मैं खालिद साहब का मशकूर ममनून हूँ कि इन्होंने बड़े अपने आए हुए थे उम्रे के उस पर विज़िट पर, और उम्रा अदा करने के बाद इन्होंने इतना टाइम निकाला कि माशाल्लाह ये खाना काबा से उसी फौजियों के कंधे पर बैठ के यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं जिनको ये हमेशा गालियाँ देते हैं। उसका दामाद जो है ना फौजी था, डॉक्टर, उसकी गाड़ी में आया था क्योंकि वीज़ा नहीं था तो उन्होंने सख्ती थी। सही। वो एयरबेस में था। हाँ, वो एयरबेस में मेरा उसी फौजियों के कंधे पर बैठ के तशरीफ़ लाए हैं। मुझे नहीं पता इनके क्या एहसासात है कि खाना काबा से सीधा कोठे पर आए हैं। और मैं तो उस खालिद काजी को जानता हूँ जो कि बचपन से मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा है, और मैं इसको, लोग कहते हैं आप खालिद काजी के बारे में क्या जानते हैं, तो मैंने कहा मैं खालिद काजी के बारे में वो जो जानता हूँ जो आप लोगों में से कोई नहीं जानता। मैं खालिद, तो इस तरह उस महफिल को हम लोगों ने बड़ा जनाब खूबसूरत, खुर्शीद साहब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया, बाकी लोगों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। आखिर में हमने उसको एक बातें सुनाने के बाद फिर एक शील्ड भी नवाजी इनकी तरफ से, तो उनका शुक्रिया। तो मैंने वो यार खालिद काजी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? वो कहने लगा यार इतने कुछ सुनने के बाद मेरे पास गुंजाइश तो बच्ची कोई नहीं है कहने के लिए, लेकिन ये है कि ये लाइसेंस सिर्फ तुम्हें ही मैं दे सकता हूँ जो बातें तुम कहते हो। इसके अलावा अगर कोई बातें कहेगा तो मैं उसको अच्छे खासे जवाब आप देता हूँ। तो वो इस तरह इसके कोठे पर बड़ी महफिल माशाल्लाह जमती थी, और अल्लाह ताला इसको मज़ीद इज़्ज़त दे, इसको अल्लाह ताला मज़ीद नेमतों से नवाजे। और यही बात थी हमारे राजा रियाज की, सही कि वो बंदा इकट्ठे करने का फ़न जानता है, और बग़ैर सियासी वाबस्तगियों के पीपल्स पार्टी वालों को भी बुलाता था, जमात इस्लामी वालों से भी हलक सलैक रखता था, उनको भी बुला रहता था। यानी ये बर्दाश्त, सोचिए कि नून में होते हुए, जफ़र का हमायती होते हुए मुझे भी बर्दाश्त करता रहा। और न सिर्फ वो बल्कि और भी बहुत से राज्य के कमाल भी मुझे बर्दाश्त करते रहे हैं और कर रहे हैं, उनके कमाल अपने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बाबा जिया नाम उसका याद है? बाबा के वो अक्सर राजे की महफिल में आता था, सिंधी था वो, बलोची या सिंधी साहब भी बल्कि उनको है। हाँ, बेचारे का इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला, आप लोग जिस तरह इज्जत देते हो हम लोगों को, उसकी मिसाल तो हम नहीं दे सकते, उतना बड़ा कट तो शायद हम ना कर सकते हों, लेकिन यकीन कीजिए कि आप लोगों का हम दिल से एहतराम भी करते हैं, आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप लोग अभी भी हमें वहाँ पे तन्हा नहीं छोड़ते। जब भी आपको पता चला है कि यहाँ का बासी गया हुआ है, उम्रे पे गया हुआ है, या ताइफ में इत्तफाक से आ गया है, तो आप लोग हमें बहुत ही मतलब पे इज़्ज़त देते हो, वक्त देते हो,
और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दी हुई निशानियाँ अभी तक हमारे घरों में मौजूद हैं। और पता नहीं, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मौका मिले दोबारा वहाँ जाने का, सियाहत के तौर पर, उम्रे के तौर पर, या वैसे ही, तो आप लोगों से फिर मुलाकातें हों। लेकिन ये कि जो ताइफ में वक्त गुजारा हुआ है वो बहुत याद आता है। जब भी यहाँ गर्मियाँ होती हैं, लोड शेडिंग होती है, तो ताइफ कूट कूट के याद आता है। अभी पिछले दिनों 43 डिग्री सेंटीग्रेड, फील लाइक 49 पे लोड शेडिंग जब हुई, तो मैंने बेगम से कहा भाई 2 चॉइसेस है मेरे पास, या तो मैं बच्चों के पास के इंग्लैंड वगैरह चला जाऊँ या मैं वापस ताइफ चला जाऊँ। तो मौसम के एतबार से बहुत याद आती है, लोगों की महफिलों के एतबार से बहुत याद आती है, फिर उसके बाद हरम की नज़दीकी की वजह से बहुत याद आती है। और ताइफ की खसूसियात ऐसी हैं कि जो सऊदी अरब में वैसे तो बिलअमूम हर जगह हैं, लेकिन जो क्वालिटी ताइफ में है ना यार, वो क्वालिटी मेरे मुझे बड़े बड़े नहीं मिलती। दूसरे से अब रियाद भी बहुत बड़ा शहर है, मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे बड़ा 10 शहरों में आने वाला है अगले 5-10 सालों में। जद्दा भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन ताइफ की खूबसूरती ये है कि हरम के नज़दीक और ठंडा। जद्दा भी नज़दीक है लेकिन गर्म। तो ये जो चीज़ें हैं, क्वालिटी है ताइफ की, तो बहुत हम मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। वो जब पहाड़ चढ़ दिए तो हाँ, मौसम चेंज लगता है मुझे। वहाँ की बड़ी वाइब्रेंट रही है। जी, जी। और बाद में भी है, यानी हाँ। अभी भी माशाल्लाह है। बाकी जगह आपको जद्दा में कम्युनिटी में ये जोड़ नजर नहीं आता। कम्युनिटी हाँ, बहुत दफा ये बिल्कुल होता है, divided एक वाली है। बिल्डिंग से 7 वाली बिल्डिंग का पूछे तो कहता 6 महीने पहले किसी नमाज में मुलाकात हाँ, की हुई थी, दैट्स ऑल। लगता तो है इसी तरह ताइफ का पानी नहीं अच्छा है, माशाल्लाह। यानी अब इसका ये मकसद जैसे है कि हमारे सब लोग इफ्तिखार वफादार बरनी साहब है, इन्होंने वहाँ पे 13-14 साल गुजारे हैं। माशाल्लाह। ये वहाँ की महफिलों की जान भी थे, जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक़ है बड़ा करीबी। उसमें दर्स देना, दर्स की महफिलें करना, और इसी तरह के बहुत सी महफिल के, आज पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ नहीं आई कि जिनकी जेब कट गई है, क्या हुआ, बड़े खामोश है, वरना आमतौर पर इतने खामोश हुआ नहीं। कौन पूछ सकता है? जेब कटवा के आए। उनको जल्दी तो नहीं है लाइटें ऑफ करने, पता और जहाँ तक ताल्लुक है, राजा साहब ने भी जो है ना वो वेरीफाई किया, एक ही बिल्डिंग में रहते थे, भाई साहब ने उसको जो है ना बिल्डिंग को ठोकर मार के चले गए। नहीं बात ये है कि ये आपके थल्ले लगे हुए थे, आपके थल्ले लगे हुए हैं ये वहाँ पे, ये ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और ये टॉप फ्लोर पे रहते हैं। राजा रियाज ने ये कहा कि आपने मेरा राजा रियाज की बोला आपने मेरा घर लेती नहीं है, मुझे डबल किराया देना पड़ा, उधर भी और इधर भी। अच्छा, आप अब उधर है? हाँ, मैं उधर फिर हो गया ये खुद ही चला गया। कोई मैं सरदार साहब से बता रहा था कि आपको देख देख के मैंने काफी फलदान करता था, फूल उगाना जो है काफी लाभ है, जरूरत बड़ी है। अभी लोगों के जाता है माशाल्लाह मेरा घर है और बड़ा फिर ईद का बड़े उसका जामन बड़ा हो गया, लग गया सारा वो कोई हाँ नहीं लगी ना। वैसे राजा साहब बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, जामन भी हो सकते हैं, मिल जाते हैं कुछ हो, लेकिन तबर्रुक के तौर पर कभी कोई आधी पेटी अनार की भेज दिया करो, ताइफ के अनार कहीं नहीं मिलते। आई मीन तबर्रुक के तौर पे, यानी हद तो ये है कि घर पे खुद कफालत की तहरीक हो, जामन लगे हों, इंजीर लगी हो, अनार लगे हों, और यहाँ वाले लोग अनार के दाने को तरस जाए ताइफ के अनार को। साहब आप यूं करें ना, फिर आप अपना वो
टाइटल चेंज करें ना, शाहिद अनारी की जगह आप फिर जो है राजा अनारी। राजा अनारी वो करेंगे तो फिर अनार है। अच्छा राजा और शाहिद नारी की ये बात है, शाहिद नारी समझ रहे हो ना, शाहिद भट्ट, उसके यहाँ नार लगे होते थे। तो मेरा घर जो है ना स्कूल के बिल्कुल बराबर में बड़ी घर था, तो ऊपर छत से मैं देखता रहता था। अच्छा खिड़की में देख रहा हूँ राजा अपना डाला लाया है, अपना शाहिद भट्ट सही वनेर पीछे, हाँ वो पीछे रखे हुए हैं नारों की पेटियां शीटियां जो भी डब्बे शब्बे, और कोने में ले जाके एक एक बंदे को दे रहे हैं। अच्छा पाकिस्तानी स्कूल था ना, सही में जब मेज निशानी लगा के बैठ गया, बड़ा अच्छा पुत्र, इसको भी दे दिए उसको भी दे दिए, परवेज तक को दे दिए, परवेज मोटे को, डॉक्टर को, उसको तक को दे दिए। और मैं बोला तेरी खैर हो गई, मैं कुछ भी नहीं बोला, आवाज़ नहीं लगाई मैंने, राह चलतों को आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। और वैसे भी लाहौर का मेरा वो रिश्तेदार एक स्कूलों में पढ़े हुए हम लोग, शाद बाग में, वो जूनियर था हम सीनियर थे, तो ख्याल रखता था। बाद में जब महफिल में मिला एक जगह पे, मिला यार खुदा का वास्ता यार मेरे चेहरे पे क्या वो रौनक नहीं है जो दूसरों के चेहरों पर है, अनार बांटते फिरते हो, किसको दिए? और मैं मतलब बंदे गिनवा नहीं है, मैं फोटो भी खिंचवा देता हूँ, फलाने को दिए नहीं दिए, लगा हाँ यार फलाने को दिए नहीं दिया, हाँ तेनू किस तरह पता है? मैं कहा मैं सारी खबर रखता हूँ, एवं नहीं है घर का किराया दे रहा मैं, स्कूल के माहौल से मेरी कड़ी नजर है और हालात में मेरी कड़ी नजर है, कौन किस तरह अपनी गुड्डी बढ़ा रहा है, कौन किस तरह अपने जो नंबर बढ़ा रहा है। तो वो उस वजह से वो राजा अपना शाहिद अनारी कहलाता था। तो सर हम टाइटल चेंज करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बहरहाल मैं आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश खुरम रखे। मैं बाकायदगा दुआ के लिए बरनी साहब से गुजारिश करूँगा, दुआ तो महफिल के बाद करवा दें, करो इतना तो करवा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन मालिक शबीर के लिए भी दुआ कर। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन या अल्लाह इन तमाम दोस्तों को ईमान और सेहत अता कर। आमीन। हमारे जो दोस्त बीमार हैं उनको सेहत कामना नसीब आमीन कर। आमीन। मलिक शबीर साहब हमारे दोस्त और साथी जो ताइफ में बीमार है, अल्लाह ताला उनको कामिल सेहत आजिला और मुस्तमरा अता कर। आमीन। या अल्लाह जितने लोग मौजूद हैं उनकी सबकी जायज़ तमन्नाएं जायज़ हाजात पूरी कर और आमीन। हमको ईमान पर मौत अता कर और सीधे रास्ते आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत साहब के और हारून के जवाब के मुंतज़िर हैं। मैंने तो सबसे आपने दे दिया है। राजा साहब आप भी प्लीज़ कल यस करें, बल्कि अभी यस करें कि मैं अवेलेबल हूँ 15 तारीख को, ताकि हाँ चलेंगे चलेंगे कोई नहीं, वो मिलजुल कर आपस में सवारियाँ डिसाइड कर लेंगे। हमारे माशाल्लाह बड़े खूबसूरत एक बगीचा, एक खूबसूरत माशाल्लाह ग्रुप, हमारे दोस्त अजीज़ सारे ना रख रहे मेरे को, ये पहुंच गए हैं यहाँ पे। जो इनके क्या हालात हैं, जो वहाँ रहते हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो यहाँ पहुँच गए हैं अभी, यहाँ आपने क्या यानी तजुर्बा हासिल किया है आके, जो वहाँ रहते हैं वो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुख्तसर मगर जामा गुफ्तगू में करूँगा। बिल्कुल। जो वहाँ पे बरसरे रोज़गार हैं सही और अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, तो उनके लिए पैगाम यही है, लगे रहो मुन्ना भाई। सही। अभी जब तक आपकी कोई मजबूरी ना हो जाए और वहाँ से ऐसा कोई वक्त ना आ पहुँचे वो निकालना चाहें तो निकलें, वरना ना निकले, वरना ना निकले। लेकिन के बाद असल स्टोरी शुरू होती है कि जो वहाँ पे लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, किसी की दिहाड़ी ज़्यादा है, किसी की दिहाड़ी कम है, कोई आला तालीम याफ्ता है या कोई मेरी तरह का मजदूर लेबर है, वो जो भी जमा पूंजी करें किसी पर एतबार पाकिस्तान में ना करें, अपने रिश्तेदारों पर भी, किसी पर भी। सच्ची बात है। सही बात। हमारे
इसमें से जो लोग यहाँ बैठे हैं उनकी आप बीतियाँ सुनेंगे ना, तो ये जो चेहरों की मुस्कुराहट आप देख रहे हैं इसके पीछे बहुत ज़ख्म भी है। और माली तौर पर लोगों ने यहाँ पर और जहनी तौर पर और कुछ लोगों ने जिस्मानी तौर पर जो नुकसानात पहुँचाए हैं यहाँ पे लोगों को आने के बाद, कि वो उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के प्लान देते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, उसमें निरा धोखा है, निरा फरेब है। तो वहाँ बैठ के किसी प्रोजेक्ट में ऐसे अंधाधुंध कार्रवाई ना डालें और पैसे ना खर्च इन्वेस्ट करें जब तक कि वहाँ पे खुद ना आ जाएं। और उनके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अगर वो सेविंग करना चाहते हैं तो जिस करेंसी में कमा रहे हैं उस करेंसी में सेव वही करते जाएं। तो यहाँ पे जायदादों की प्राइस या गाड़ियों की प्राइस उसी तरह बढ़ती है जितनी डॉलर की प्राइस बढ़ती या घटती है। ये एक फ्रेब है, धोखा है कि ये प्लॉट आप ले लें और 5 साल पड़ा रहने दीजिए, यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन अगर वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, मेहनत करें, लेकिन अपनी मेहनत की कमाई को इस तरह रायगा ना जाने दें। बहुत सोच समझ के अपने बच्चों पे भी नज़र रखें। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हमारे लिए, परदेशियों के लिए, कि यहाँ पे जो हम बच्चे छोड़ के जाते हैं वो हमें उसी हालत में मिले, जिसकी तफसील में जानना नहीं चाहता। उन पे नज़र रखें, अपनी मेहनत की कमाई जो है उस पर नज़र रखें और कोशिश ये करें कि किसी पर एतबार किए बगैर इन्वेस्टमेंट ना करें। जनरली एक पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी घर को लेना है या ज़मीन को लेना है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटियाँ हैं, कोशिश करें कि इनसे दूर रहें। अगर एतबार किया जा सकता है तो चाहे जैसे भी हैं, जो भी हैं, बहरिया और DHA पे एतबार किया जा सकता है, बाकी पे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। सीधी सिंपल सी बात है, चाहे किसी की रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो या कुछ हो, जिस नतीजे पर मैं पहुँचा हूँ तो यही है, उनके लिए पैगाम यही है। और बाकी अल्लाह मालिक है, ठीक है जी, सेहत और ज़िंदगी तो अल्लाह के हाथ में है। जब तक आपकी सेहत है, जब तक आपकी कारोबार है, जब तक आपकी नौकरी है, जारी रखें। यहाँ के जो माहौल है, यहाँ के बच्चे हैं, उन पे भी कड़ी नज़र रखें, क्योंकि माहौल पाकिस्तान का भी अब वो नहीं रहा जो आज से 20, 15, 30 साल पहले था। सोशल मीडिया के आने से पहले था, यूट्यूब के आने से पहले था। आजकल नहीं पता होता कि बेटा रात को यूट्यूब पे बैठा हुआ है या किसी और काम पे बैठा हुआ है। नहीं पता होता कि बेटी जो आपके कमरे में साथ में आपके रह रही है वो अपने किसी उस पे मतलब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में या अपने किसी, तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि जी हम यहाँ बैठ के बच्चों पे काबू कर लेंगे, ये भी नामुमकिन सी बात से अब माहौल में हो गई है। तो अल्लाह की आस पे है सारा कुछ, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने घर के माहौल पे भी नज़र रखें और पाकिस्तान के जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी और अपने बच्चों की और अपनी जो मेहनत की कमाई है उस पर आप ताइफ कम्युनिटी को पैगाम देना चाहेंगे? ताइफ कम्युनिटी के लिए मेरा पैगाम यही है कि सऊदी अरब जो है बिलअमूम बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत लोगों ने मेहनत की है, जद्दा हो या रियाद हो, तबूक हो या कोई और शहर हो, लेकिन जो क्वालिटी और जो खसूसियात ताइफ की है ना वो मेरी नज़र में और कहीं नहीं मिलेंगी। मुतदिल मौसम, खूबसूरत वैलीज़, अच्छे फल और ठंडक, कुछ अब तो माशाल्लाह शॉपिंग सेंटर वो सारे बन गए हैं जो जद्दा और रियाद में आपको मिलते हैं, कुशादा सड़कें वगैरह वगैरह। और उसके साथ जो सबसे खूबसूरत बात है ताइफ की वो ये है कि 1 घंटे में आप हरम में होते हैं, अपना काम तमाम किया दीनी तौर पर, तो दुनियावी तौर पर जद्दे भी चले जाओ, क्या है, जद्दे के साहिल समंदर पे सैर करके वापस फिर शाम को घर। ये ताइफ की खूबसूरती है, ये हरम है भी और नहीं भी है। यानी कि मक्के के शहर में आप एक कोने से हरम तक 1 घंटे में पहुंचते हैं क्योंकि ट्रैफिक की वजह से, और ताइफ से भी 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या हो। और यही बात है मदीना की, कि 4-5 घंटे की ड्राइव पे मदीना आप चले जाएं, सुबह फजर की नमाज पढ़ के और शाम को ईशा की नमाज घर आके पढ़ें, ये भी हो सकता है। तो ये ताइफ की बहुत खसूसियात और खूबसूरती है, इसको आप मतलब कि दुनिया के किसी शहर से कंपेयर कर ही नहीं सकते। बेशक सही। यूरोप भी
अच्छा होगा, अमेरिका भी अच्छा होगा, कनाडा भी अच्छा होगा, लेकिन वहाँ के मुसलमान जब आते हैं तो इधर ही खींचे चले आते हैं, बेशक मक्का की तरफ या मदीना की तरफ या ताइफ की तरफ। सऊदी अरब में आप कितना अर्सा लगा चुके हैं माशाल्लाह? सऊदी अरब में मैं टोटली तकरीबन 28-29 साल रहा, लेकिन उसमें से 18 साल ताइफ में रहा। कोई दिलचस्प वाक़या जो आज तक ना भूला हो? दिलचस्प वाक़या तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे जो मेरी दिलचस्पी का सबब बना और बाइस बना वो ये है कि अल्लाह ताला के फजल, वैसे तो आप इस ज़मीन पे भी सजदा करेंगे तो अल्लाह कबूल करने वाला है, ऐसी क्या बात है। मुझे बहुत से उम्रे करने का मौका मिला, बहुत से हज करने का मौका मिला, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि किसी वजह से 4 दफ़ा मुझे हरम के अंदर यानी काबा की बिल्डिंग के अंदर जाने का मौका मिला है माशाल्लाह। और मैं सारे मसजूद वहाँ पे हुआ अपने 2 बच्चों के साथ, उमर और उस्मान के साथ, जो वो छोटे थे। उसकी वजह मेरा कोई कमाल, मेरा कोई हुनर नहीं है। उसकी वजह ये थी कि हमारे जो हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट होता है मेडिकल रिकॉर्ड, उसमें तलाल शेबी हुआ करते थे, आपको याद होगा, लियाकत आपको भी याद होगा। तो तलाल शेबी फैमिली से थे माशाल्लाह, उनके पास चाबी है, उनके पास। ये नहीं कि मेरे लिए खोलते थे, ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ नहीं है। लेकिन कभी के ये मौका होता था कि वो ख़ास मौक़ों पर रेनोवेशन के अलावा भी कभी कभी मौका होता था तो वो मुझे पूछता था, शेख साहब चलना है? चलो। तो वो मुझे कहता था ठीक है बाबे, फहद के लेफ़्ट साइड पे हम लोग बैठे होंगे, वहाँ जाना इतने बजे। वहाँ ताहिर साहब होते थे और उनके साथ होकर भी वो जो बाकी गेस्ट के लिए खुलता था उसके साथ जी 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 एक दफ़ा वैसे हुआ, और बाकी जो रेनोवेशन होती थी वो साथ बेचारा, बड़ी उसकी मेहरबानी थी कि कोई रोकता टोकता में नहीं था, जब वो हाथ पकड़ लेता तो वो चले जाते थे अंदर। तो ये ख़ास एक मैं करूँगा कि मेरे लिए बड़े खुश। इसकी क्या शरई तौर पर वो है इसकी मुझे नहीं पता, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ऐसे ही जब शेख रशीद बताता है कि मैंने कोठे पे चढ़ के अजाने दी हैं, तो मैं भी तो बता सकता हूँ कि मैं भी शेख हूँ। अच्छा, उससे कोई ये पूछे कि अजाने जब देते थे तुम क्या तो उससे किस तरह मुँह करके देते थे? बहरहाल सर, 1-2 मिनट फिर डॉक्टर साहब और ये भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, इनसे भी पूछते भी इन्होंने क्या तजर्बा हासिल किया। माशाल्लाह, आपको कितना अर्सा वहाँ सऊदी अरब में कितना अर्सा गुजार किया और वापसी कितना अर्सा हो गया वो आप वहाँ से खुद में गए हैं? जी, मैं 37 साल रहा हूँ। मैं सऊदी अरब के बहुत से शहरों में रहा हूँ। माशाल्लाह। नजरान रहा हूँ, शुरूरा रहा हूँ, लस्मा रहा हूँ, अलमास रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद ताइफ में। मैं तो समझता रहा सिर्फ ताइफ में रहे, क्योंकि आपकी हमारी मुलाकात ताइफ में होती है। मैं ताइफ में तकरीबन 28 साल रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो असल में ताइफ में जो माहौल था, जो सोसाइटी थी, बड़ा सुकून। हम लोग सब हर हफ्ते में इकट्ठे हो जाते थे, कोई ना कोई प्रोग्राम ज़रूर एक हफ्ते दूसरे हफ्ते में होता था। तो माहौल ऐसा बना हुआ था कि किसी को परदेश नज़र ही नहीं आ रहा था। और फिर दूसरा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ रह के एक तो वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, कम से कम दीनी माहौल था। वहाँ का एक कानून जो है वो बहुत अच्छा है, एक सिस्टम है, हर आदमी कानून को फॉलो करता है। मैं एक बार आपको बताऊं कि मैं वर्कशॉप से गाड़ी निकाली। अच्छा, तो वो निकाली तो आगे से शुरता आ गया, उसने कहा हद अकामा। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, अकामा दिया। उसने कहा बेल्ट क्यों नहीं बंद है? मैंने कहा मैं वर्कशॉप से गाड़ी निकाली है, अभी तो सीधी की है। कहता नहीं, जुर्माना 100 रियाल उन्होंने किया। तो वो चीज़ें देख के तो मुझे ये एहसास होता है कि वहाँ कानून बहुत अच्छी है। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो अदालती निज़ाम है वो उस तरह का नहीं है, जिसकी वजह से आज ये पाकिस्तान जो है ख़ास करके कानून के हवाले से बहुत पीछे हैं। लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, एडियाँ रगड़ रगड़ के मर जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि ये मैं छोटी सी मिसाल दूं कि मैं किसी जगह कोई थोड़े से पैसे लेने थे, मैं माफ़ कर लेता तो बेहतर था। तो 4.5 लाख था, तो कहता है जी कोई माफ़ कर लो। मैंने कहा यार लाख माफ़ हो गया, 3.5 रह गया। तो वो 3.5 जब उसने 2 साल के बाद नहीं दिया तो आगे से कहता है जी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा ना करो, ऐसे तो आप ये दे दें। कहता है नहीं। तो मैंने ऐसे मुंह से निकल गया मैं कानून में जाऊँगा। कहता है ठीक है। मैंने देखा कानून, उसके बाद मैंने कहा यार इस मुल्क के अंदर वो 8 साल केस, 8 साल के बाद मेरे हक में फैसला हुआ और साथ ही फाइल गुम हो गई अदालतों में। खर्चा उससे बढ़ गया, खर्चा भी बढ़ गया और फाइल भी गुम। आज 6 माह हो गए, रोज कहते हैं जी अब ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
पाकिस्तान में पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, सिर्फ अदालती निज़ाम अच्छा नहीं है। तो क्या जहाँ वहाँ जो अभी बाकी हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहते हो आप? काफी सारे तो वैसे देखें टैक्स के बाद मैं आ तो गए। यहाँ जो लोग वहाँ हैं, जब तक वहाँ मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपने बस में ना आए, बेबसी होके तो फिर आना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ तो कानून है, तो वहाँ रह नहीं सकते आदमी के, वहाँ नेशनल है नहीं हम। लेकिन ये है कि वहाँ जब तक आप वहाँ लगे हुए हैं, वहाँ काम करें, वहाँ जो भी हमारे लोग हैं पाकिस्तानी, वहाँ मेहनत करें और कम अज़ कम सुकून की ज़िंदगी गुजारें। यहाँ आके आपको बेसुकूनी मिलेगी। जैसे कि शेख साहब ने आपको तफसील बता दी कि यहाँ बेसुकूनी यही है कि कोई भी आपका कोई ज़मीन का प्लाट कोई ले लें, उसके ऊपर 3-4 आदमी का कब्जा होता है, वो कब्जा छुड़ा सकते नहीं है, तो आखिर पर वो आपके पैसे। पिछले 4 दिन की बात है, एक आदमी बाहर से आया, 1 करोड़ का प्लाट, वो रोया। अच्छा। इस्लामाबाद में वीडियो भी आपने देखी होगी, कहता है मैंने 1 करोड़ का प्लाट लिया हुआ है, वो मेरा वो किधर गया? वो उसने जनरल साहब को कहा कि ये मुझे एक करोड़ का प्लाट लेके दें इनसे। तो यहाँ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतनी लाकानूनीत है कि मतलब बिल्कुल ही इस मुल्क के अंदर लाकानूनीत की वजह से हर आदमी परेशान है। सच्ची जो बात है यहाँ। सही सही बात, बहुत शुक्रिया आपने। डॉक्टर साहब से भी वही गुजारिश, वही सवाल, माशाल्लाह कितना अरसा सऊदी अरब में गुजारा, क्या तजर्बा वहाँ हासिल किया, वहाँ से यहाँ कितना अरसा हो गया आपको शिफ्ट हुए, तो यहाँ का तजर्बा आप क्या बताएंगे उन लोगों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे सऊदी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुमताज़ बडानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे ये सवाल किया। मैं 2021 में वापस आया था और सऊदीया से, और तकरीबन मैं 22 साल सऊदीया में रहा हूँ, और जिसमें से 15 साल जो मैं ताइफ में रहा हूँ, जो किंग अब्दुल अजीज़ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ताइफ का, वहाँ पे मैं कंसल्टेंट था, पल्मोनोलॉजिस्ट। तो लाजमी बात है ताइफ शहर में, और बाकी टाइम मेरा बिशा शहर में गुजरा है, किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल बिशा में। तो ताइफ ऐसा शहर था कि इसमें बहुत सारी खूबियाँ, दोस्तों की महफ़िलें बहुत अच्छी होती थी, और सबसे जो एक ताइफ का जो मौसम था वो बहुत अच्छा था, और काम करने में और वर्किंग में बहुत मज़ा आता था वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा हमारे लिए जो अट्रैक्शन है कि मक्का जो है वो जाना 1 घंटे का सफ़र था, बड़ा इजी था। वीकेंड पे भी हम जाके शाम को वापस आ जाते थे, तो ये हमारे लिए एक बड़ी अट्रैक्शन थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल बिशा में और किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल ताइफ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वापस आके भी दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार कर दिया है, लेकिन मैं सब दोस्तों से यही कहूँगा कि जब वो वापस आएँ तो आने के लिए अपनी प्लानिंग ज़रूर करें, अपने पास कुछ सरमाया जो है वो ज़रूर बचा के रखें अपने पर्सनल अखराजात के लिए। और अगर कोई छोटी मोटी इस तरह की इन्वेस्टमेंट जिससे आपको कुछ आउटकम मिलता रहे यहाँ आके, तो वो ज़रूरी है आपके लिए। इस तरह का कोई बिज़नेस जो सोच लें या कोई दूसरी चीज़ सोच लें, लेकिन अपना पर्सनल जो है लाइफ के लिए कुछ ना कुछ बचा के ज़रूर रखें।